हेलो दोस्तों, मैं लेख राजभावी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हमने वैज्ञानिक तेल्स के बारे से लेकर माइकल फेराडे तक पढ़ लिया था। विद्युत का झटका कहाँ कहाँ कितने तक मनुष्य की बॉडी को सहन कर सकता है उसके बारे में चर्चा कर ली थी। और विद्युत के बारे में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर ली थी। और इसके आगे हम यह सिल्वेस्टर विधि, शेपर विधि और मोक्से मुकवा विधि और कस्त्रीम विधि, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और आवेश सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि, यह इस विधि के अंदर मनुष्य को पीठ के बल लेटाया जाता है और उसके सीने में छाले पड़ जाते हैं। इसमें मनुष्य को पीठ के बल लेटाया जाता है क्योंकि उसके सीने में छाले पड़ जाते हैं। और मनुष्य को पीठ के बल लेटाने का यह मतलब है क्योंकि उसके सीने में छाले पड़ जाते हैं। इस विधि को हम सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। और इसके बाद में हम शेफर विधि के शेफर विधि इस विधि में मनुष्य को पेट के बल लेटाया जाता है। इस विधि में मनुष्य को पेट के बल लेटाया जाता है जिसे इसके पीठ पर इसकी पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। क्योंकि इसकी पीठ पर छाले पड़ जाने के कारण मनुष्य को पेट के बल लेटाया जाता है। यह हमारे शेफर विधि है। सिल्वेस्टर विधि में मनुष्य को पीठ के बल लेटाया जाता है क्योंकि उसके सीने में छाले पड़ जाते हैं। और इसके बाद में आएगी हमारे मुख में श्वास। इस विधि में हम क्या करेंगे, इस विधि में मनुष्य को एकदम सीधा लेटाकर उसके मुंह में हवा भरेंगे।
उसके मुंह में हवा बनने से उसके फेफड़े में जो भी पानी है वह बाहर निकलेगा। बार बार हवा बढ़ने से उनको श्वास मिलने में आसान होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कृत्रिम श्वास विधि। कृत्रिम श्वास विधि कौन सी विधि है? कृत्रिम श्वास विधि। यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। क्यों माना जाए तो कृत्रिम श्वास विधि यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है और इनको सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह विधि वह है जो मनुष्य को 1 मिनट में 10 से 12 बार श्वास दिया जाता है। इस विधि में मनुष्य को 1 मिनट के अंदर 10 से 12 बार श्वास दिया जाता है और छोटे बच्चे को 1 मिनट के अंदर 15 से 20 बार श्वास दिया जाता है। हमने कल यहाँ लाकर यह टॉपिक छोड़ा था कि इस विधि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो सिल्वेस्टर विधि यह मनुष्य को फीट के बल लेटाया जाता है क्योंकि उसके सीने में छाले पड़ जाते हैं। और शेपर विधि, इस विधि में मनुष्य को पेट के बल लेटाया जाता है क्योंकि उसकी फीट पर छाले पड़ जाते हैं। मुख से श्वास, इस विधि में मनुष्य को सीधा लेटाकर उसके मुंह में हवा भरी जाती है जिससे उनके चिपके हुए फेफड़े में हवा जाने के बाद यह श्वसन कर सके और वह डेथ होने से बचे। और कृत्रिम श्वास विधि यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। यह सबसे सर्वोत्तम विधि है जो मनुष्य को बचा सकती है। और इसमें जो मनुष्य को 1 मिनट में 10 से 12 बार श्वास दिया जाता है और छोटे बच्चे को 1 मिनट के अंदर 15 से 20 बार श्वास दिया जाता है। यह तो हमारी हो गई सिल्वेस्टर विधि और शेपर विधि और मुख से मुख में श्वास और कृत्रिम श्वास विधि। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी विद्युत ए प्रकार की हैं, कौन सी बी प्रकार की हैं, कौन सी सी प्रकार की हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ए प्रकार की विधि ए श्रेणी ए श्रेणी की लगी आग को बुझाने के लिए इसकी आग
को बुझाने के लिए ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए हमें किसका यूज करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेकिन इनसे पहले हम ये देख लेंगे कि ए श्रेणी की आग किस किस में लग सकती है। ए श्रेणी की आग जैसे कि कपड़ा, जूट, लकड़ी, कागज आदि में लग जाती हैं। अब ए श्रेणी की आग जैसे कपड़ा, जूट, लकड़ी, कागज, कोयला इत्यादि के अंदर लग जाती हैं, लेकिन उसको किससे बुझाएंगे, कौन सा यंत्र सर्वोत्तम होगा। वह यंत्र पानी की बौछार, कौन किससे बुझाएंगे, पानी की बौछार, पानी की बौछार होनी चाहिए, पर वह किस में होनी चाहिए, वह वायु दाब के साथ। यह इस आग को हम कपड़ा, जूट, लकड़ी आदि में लग तो जाएगी ए श्रेणी की आग, लेकिन उनको पानी की बौछार से बचाएंगे। पानी की बौछार कौन सी होगी, वह वायु दाब के साथ होनी चाहिए। वायु दाब के साथ होने से उनमें अत्यधिक प्रेशर रहेगा। अत्यधिक प्रेशर होने के साथ साथ उसमें जैसे उसमें प्रेशर डाला जाएगा तो ये ए श्रेणी की आग बुझ जाएगी। और क्वेश्चन यूँ आ जाए कि ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो वहाँ पानी की बौछार नहीं दे के वायु दाब के साथ दिया हुआ होता है, तो वायु दाब के साथ इनको ए श्रेणी की आग को बुझा सकते हैं। बी श्रेणी की ये आग जैसे केरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल बोला जाता है, पेट्रोल और डीजल, बी श्रेणी की आग केरोसिन और पेट्रोल और डीजल आदि में लगती हैं। और इसको बुझाने के लिए हमें कौन सा यंत्र लेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। इसको CO2 कार्बन पानी की बौछार के साथ
भी छोड़े जाते हैं। श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी और CO2 का उपयोग किया जाएगा तो वहाँ वैसे ही उस आग को बुझाने के लिए काबू पाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी की बौछारें से ये आग बुझाई जा सकती हैं, ऐसा तो नहीं है। पानी की बौछार छोड़ने पर यह केरोसिन हल्का होता है और पानी भारी होने के कारण केरोसिन और पेट्रोल डीजल तीनों पानी की बौछार से हल्के होते हैं। जो ये पानी भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, इसलिए पानी की बौछार से नहीं बुझ पाएंगे। और इसके साथ जाग छोड़ने से ये पानी को नीचे नहीं बैठने देगा और जाग ऊपर रहते हैं, इसलिए आग को काबू पाया जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और इसमें ट्राइडो मिलाकर भी इन आग को बुझा सकते हैं। और इसके आगे सी श्रेणी की यह आग LPG व लिक्विड पदार्थों में लगती हैं। श्रेणी सी की आग किसमें लगती है? लिक्विड तरल पदार्थों में, LPG व CNG। आपने इनका नाम सुना होगा, LPG और CNG। इनको, यह भी एक ठंडी गैस है बहुत ही, CNG में लगती हैं। ये वाहन चालित हैं और एक घरेलू के अंदर काम आने वाली गैस हैं CNG और LPG। CNG और LPG आग के अंदर सी श्रेणी की आग को माना गया है। इस आग को बुझाने के लिए हम इस आग को बुझाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे? इस आग को बुझाने के लिए H2SO4 का उपयोग करेंगे। इस आग को बुझाने के लिए H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोला जाता है। इसे श्रेणी सी की आग बुझा सकते हैं और ये आग LPG और CNG दोनों में लगती हैं। जो ये एक लिक्विड पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं। इन आग को काबू पाना मुश्किल है, इसलिए श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम श्रेणी डी की, ये को मिटा देते हैं। श्रेणी ए पढ़ लिया, B पढ़ लिया और C पढ़ लिया और श्रेणी डी। श्रेणी डी यह आग बिजली
बिजली के तारों में लगती है। इसको बुझाने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, और इनको बुझाना बहुत बड़ा मुश्किल है। यह आगे जैसे कि हमने यहाँ श्रेणी बी की में भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी की बौछार के साथ जहाज भी छोड़े जाते हैं, इनके बारे में देखा था, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसको पानी के बौछारों के साथ कुछ भी हो तो पानी छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसे वो जहाँ से पानी आएगा वहाँ से उसकी डेथ हो सकती है। और सीधा आपको पता है कि करंट सीधा रास्ता तय करता है। करंट सीधा रास्ता तय करने के साथ साथ जहाँ से हमने वो वायु दाब के साथ पानी छोड़ा था उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जहाँ से वो पाइप में भी वो आगे लग सकती हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। इनको बुझाने के लिए जैसे कि छोटे बिजली के तारों वो खंभों में लगी हो, तो रेत, मिट्टी कुल मिला के जिनका रेजिस्टेंस जीरो हुआ, दिन तक रेजिस्टेंस किसी का भी जीरो नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस जीरो मान सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो जीरो किसी का भी नहीं हुआ है। लेकिन मिट्टी, रेत, ये भी सूखी की देता हूँ मैं, सूखी मिट्टी और रेत का और अग्निशामक यंत्र जिसमें सूक्ष्म पाउडर भरा हो उसका यूज करेंगे। हमने ABCD श्रेणी को आग बुझाने के लिए अलग जगह पर अलग अलग का यूज किया है। कौन सी आग को बुझाने के लिए C श्रेणी की आग को बुझाने के लिए H2SO4 तनुसल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करेंगे, और A श्रेणी को आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक D श्रेणी की आग है। इनको तारों के अंदर बुझाना मुश्किल है। इसको तो बस सूखे जिसका रेजिस्टेंस कम हो उसी से बुझा सकते हैं। पानी वगैरह और हाइड्रिक H2O4 एसिड और बेस इनसे इनका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह करंट सीधा रास्ता तय करती हैं, और जहाँ से पानी को और एसिड वगैरह को छोड़ा जाएगा वहाँ तक ही ये करंट फ्लो हो जाएगी। इस वजह से इनका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया D की आग को बुझाने के लिए
किस यंत्र का यूज करेंगे या उपयोग करेंगे। ऑप्शन में था पानी की बौछार, एस्टोएसोफर, और सी में था पाउडर के साथ। डी में था सभी। तो इसमें यह भी नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, और हमारा राइट हो जाएगा अग्निशामक यंत्र सूक्ष्म पाउडर के साथ। अब हम आगे आग लग जाती है बिजली में लगी आग को बुझा सकते हैं। कपड़ा, जूट, कागज आदि में लगी आग को भी बुझा सकते हैं, और पेट्रोल में लगी आग को बुझा सकते हैं। तो आवेश, आगे चर्चा करते हैं आवेश। आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या होता है कि आवेश की प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है आवेश। आवेश आपने देखा होगा Q/Q2, फोर्स बराबर क्या होता है Q/Q2, और इसके यह के को नियतांक रखा जाता है Q/D²। इसका मतलब क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। जब दो आवेश दो समान प्रजाति के आवेश होंगे, उनको अपने ओर अट्रैक्शन होगा, विकर्षण होगा, और विजातीय होगा, वो अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसे करने के लिए हमें एक डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम है, जैसे कि दो आवेश है, ये दोनों आवेश, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षण। इसको पास आने नहीं देंगे। जैसे कि वह मैग्नेट के अंदर भी होता है, नॉर्थ और साउथ, ऐसे इसमें होगा विकर्षण। और ये असमान प्रजाति के हैं। ये इनको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ऐसा सिंबल दिखाई देगा। जैसे कि अपन बताए कि अलग अलग जाति को अलग अलग तरीके से हमारे ओर अट्रैक्शन करते हैं, और समान जाति वालों को दूर भगा देते हैं, और अलग जाति वाले को अपने पास आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षक।
आकर्षण। ये हो गया आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश का मात्रक के बारे में हमने देख लिया था। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश को समझने के लिए हमें कूलाम साहब ने 2 नियम दिए थे। कूलाम ने आवेश को समझने के लिए आवेश को समझने के लिए 2 रूल, 2 नियम बताए। जो क्या थे? जो मैंने पहले बता दिया था कि पहला नियम तो ये दिया था उसने कि 2 आवेश समान हो तो उनके मध्य विकर्षण होगा। पहला नियम। कि जब 2 आवेश समान होंगे तो जब 2 आवेश समान होंगे, जब 2 समान आवेश होंगे तो उनके मध्य विकर्षण होगा। कूलाम ने पहला नियम यह दिया था कि जब 2 समान आवेश होंगे तो उनके मध्य क्या होगा? विकर्षण। जो मैंने डायग्राम बना के पहले बता दिया था। इनके मध्य समान जाति के होने पर इनके मध्य विकर्षण होगा और असमान जाति के होने पर इनके ओर अट्रैक्शन होगा। और सेकंड रूल ये था इनका सेकंड नियम, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के मतलब 2 आवेशों के मध्य, ये 2 आवेश हैं, इनके मध्य लगने वाला बल इन आवेशों के उन आवेशों के तो समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के, इनके मध्य लगने वाला बल तो
इनके समानुपाती होगा, लेकिन इनकी बीच की दूरी यहाँ से Q1 Q2 इनके बीच की दूरी कौन सी हो गई, ये D। तो इनके मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, उन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के तो समानुपाती होगा, उन आवेशों के तो समानुपाती होगा, लेकिन उनके बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक कुलाम साहब के पहला नियम बता दिया था, और ये सेकंड रूल है। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। क्यों फॉर Q2 फोर्स बल बराबर ये होता है। और जब हम इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये फॉलो होगा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के समानुपाती होगा, लेकिन इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हमारे कूलाम जी के नियम थे। और कूलाम जी ने क्या किया कि 1/4 इसको एप्सिलॉन आर भी बोला जाता है। एप्सिलॉन आर ये उनका नियम था कि फोर्स लगने पर दो आवेश उनके मध्य लगने वाला बल तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उन आवेशों के लगने वाला बल समानुपाती हो जाता है। जैसे कि आपने यहाँ से इसको एप्सिलॉन आर बोला जाता है। निर्वात की सापेक्षशीलता, इसको बोला जाता है निर्वात की सापेक्षशीलता। और आपको पता है वायु की निर्वातशीलता, इसको एक माना गया है। वायु की निर्वातशीलता को एक माना गया है। और जब हम इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो Q1 Q2 बटा 4/5 एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा। और जब के का मान दिख रहा है, नहीं दिख रहा उधर, नियत देखना सर, दिख रहा है इधर, नियत
रखने पर 1-2 दिन में हमारे सर एसी लगाने वाले हैं, फिर हमारा दिमाग ठंडे दिमाग की तरह चलेगा। अभी तो इसमें गर्मी हो रही है। के का मान स्थिर रखने पर Q1 आवेश, Q2 आवेश, 4, 5 और एप्सिलॉन R हैं और इनको इनके साथ में इसके ये कहाँ से लेते हैं 8.854 × 10 की 12 फेरेड होता है, फेरेड होता है। निर्वात की सापेक्षशीलता 8.854 × 10 की पावर 12। ऐसे भी आपको पता है 10 की पावर 12 को फेरेड बोला जाता है, मिली को 10 की पावर 3 बोला जाता है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मान रखने पर यह पता लगता है वायु की। जब हम क्वेश्चन आगे हल करेंगे तो उसके बारे में देखेंगे, वह एक का कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन एक से यह माना गया है कि वायु की निर्वातशीलता कितनी होती है, 1 होती है। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। पहले हम फेरेड ये के का मान रखने पर ये किया गया है। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। एक 10 मिली कूलम का, एक सेकेंड, हम डायरेक्ट सूत्र भी इनपुट करके बता दिया कि वायु की निर्वातशीलता 1 रखने पर इसके मान में 9 × 10 की पावर 9 और अपॉन 8.8 10 की पावर 12 फेरेड ये होता है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 10 मिली कूलम का आवेश, अभी पता लग जाएगा मिली क्या है। 10 मिली कूलम का आवेश 10 मिली कूलम का आवेश 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम को 10 मीटर की दूरी पर रखा गया है। की दूरी पर रखा गया है तो उनके मध्य लगने वाला फोर्स क्या होगा, बल क्या होगा। बल क्या होगा, वायु दाब हो या वायु की निर्वातशीलता हो। मैंने बता ही दिया था कि वह एक वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता 1 माना गया है और सूत्र में इंक्लूड कर देते हैं 9
9 इंटू 10⁹ इंटू 10 मिली। 10 मिली को का पता है आपको 3 इंटू 5 इंटू 10 मिली को पता है आपको 10 सेंटीमीटर। 10 मिली गर्मी बहुत है इंटू 10⁻²। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे कर सकते हैं देखिए, आप करके बताओ। दस से 10 1 10 1 और नहीं ये यहाँ से नहीं कटेगा। 2 5 बार 5 5 इनके बाद में 5 कटने के बाद में हमें करना होगा 9 9 पंजा 45 10⁻⁴ यहाँ 1 बच गया था, यहाँ 1 बच गया था, जिसका 2 2 2 4 माइनस के होने के बाद 5 5 3 7 7 6 3 6 5 की जगह कोड़ने के बाद 9, तो हमारा आएगा 45 इंटू 10⁻³ फेरड। धन्यवाद दोस्तों, आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।